चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के भूगोल के पहले चैप्टर का खंड ख जिसका नाम जल संसाधन है। जल संसाधन वाले चैप्टर्स को एक वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे एक ही वीडियो में। इसमें क्या पढ़ना है, जल क्या है, जल के स्रोत क्या है, जल का उपयोग क्या है, जल संकट क्या है, जल का संरक्षण कैसे होता है, वर्षा जल संरक्षण या वर्षा जल संग्रहण क्या, यही सब बातें आपको पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा सा। सबसे पहली बात हम लोग जल के बारे में जानते हैं, फिर जल स्रोत के बारे में जानेंगे। देखो जल क्या होता है, तो जल का हम लोग उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं। अच्छा सोचिए, मनुष्य किस काम में जल का प्रयोग नहीं करता? भैया दुनिया का हर काम में मनुष्य जल का प्रयोग करता है। खाने से लेकर, पीने से लेकर, नहाने से लेकर, कोई सामान बनानी है तो भी वहां पर जल का प्रयोग करना पड़ता है। तो जल का सूत्र H2 होता है। जल का पीएच मान, चाहे उदासीन विलयन का पीएच मान या नमक का पीएच मान, इन सभी का पीएच मान 7 होता है। जल कोई भी हो, कुआं का जल हो चाहे नल का जल हो, सभी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। या देखिए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मतलब ये हमारी आवश्यकताओं क्या करता है, पूर्ति करता है। हर काम में जल होता है। आप सुनेंगे जल ही जीवन है। जल इसी कारण से बोली जाती है सुरक्षित हमें करनी चाहिए, जल को बचानी चाहिए, क्योंकि ये जल नवीकरणीय होते हुए भी हमारे लिए जल संकट बन जा रही है। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग पुनः निकाल सकते हैं। एक बार प्राप्त करने के बाद हम लोग पुनः निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये इससे जल से विद्युत उत्पन्न करी जाती है। देखो कम से कम हमारे देश में 22% जो है ना जल से विद्युत बिजली उत्पन्न करी जाती है। और जल ये देखो पृथ्वी पर, अगर पूरे विश्व की पृथ्वी बात करते हैं, मान लीजिए आप ये पृथ्वी है, ठीक है ना, इसको हम लोग 4 भाग में बांट दीजिए। ये पृथ्वी है, इसको 4 भाग में अगर बांटते हैं तो इसका 3 भाग में जो है ना सिर्फ जल आपको मिलेगा। जितना 3 भाग दिखाई दे रहा है, ये 3 भाग में आपको जल मिलेगा। कितने भाग में? 3 भाग में सिर्फ आपको जल मिलेगा। एक भाग में आपको स्थल है। यानी अगर देखी जाए तो 3/4 जो जल है ना पृथ्वी पर पाई जाती है, मतलब 4 भाग में से 3 भाग पर जल है। अब देखिए ये तीनों भाग में जो जल है ये दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। कहाँ पाया था? दक्षिणी गोलार्ध में। इसी कारण से दक्षिणी गोलार्ध में पाई जा रही है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जल ज्यादा होता है, इसी कारण से इसको जल गोलार्ध भी कही जाती है। यानी दक्षिणी गोलार्ध का नाम जल गोलार्ध भी है। और जहाँ पानी नहीं है उसको स्थल गोलार्ध कही जाती है। स्थल गोलार्ध का उत्तरी गोलार्ध, मतलब उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कही जाती है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। स्थल है, वहाँ पर घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पानी आता है, इसी कारण से इसको जल गोलार्ध भी कहते हैं। और ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, इसमें क्या होता है, जल की मात्रा में कमी है, इस कारण से इसको लोग क्या बोलते हैं भैया, इसको स्थल गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इस चीज को, ठीक है ना। देखो हमारी शरीर में भी जल की मात्रा बहुत पाई जाती है, बहुत ज्यादा जल की मात्रा हमारे शरीर में 65% जल की मात्रा है। पेड़ पौधे में भी जल की मात्रा पाई जाती है। तो बाबू सबसे ज्यादा जो जल है ना समुद्र में पाई जाती है। अगर देखिए समुद्री जो पानी होता है, लगभग मेरे अनुमान से 96.5% समुद्री मतलब पानी पृथ्वी में विद्यमान है। और मात्र 2.5% ही समझिए जो जल है ना हमारे पीने के लायक है, उसमें नदियां से लेकर सारी पानी आकर उसमें आकर मिलती है, ठीक है ना। ये नवीकरणीय स्रोत है। अब जरा सा बात करते हैं जल स्रोत के बारे में। हम लोग बात करते हैं, देखो वो पृथ्वी को नीला ग्रह कही जाती है। नीला क्यों? क्योंकि पृथ्वी के देखो 4 भाग में से 3 भाग पर जल है। जल के कारण से पृथ्वी नीला रंग का दिखाई देता है। इसी कारण से हम लोग पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी कौन सा ग्रह है? नीला ग्रह है। क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कही जाती है। देखो मैंने बताया ना, पृथ्वी के अगर 4 भाग करते हैं तो 3 भाग पर जल है, जिसके कारण से पृथ्वी नीला रंग दिखाई देती है। इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कही जाती है। यानी पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह? नीला ग्रह कहते हैं। अब देखिए जल स्रोत के बारे में समझते हैं कि जल कहां से प्राप्त होते हैं। जरा सा इसके बारे में लोग जानते हैं। देखो जल स्रोत के अगर प्रकार हम लोग देखते हैं तो वो हो जाएगा भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, और चौथा होता है महासागरीय जल। देखो सबसे ज्यादा जो धरती पर जल है ना, वो कौन सा पाया जाता है? महासागरीय जल पाया जाता है। महासागरीय वो क्या, एक लवणीय जल है। लवणीय जल है, समझते हैं इसको ध्यान से। देखो भूमिगत जल क्या होता है, तो भूपृष्ठीय जल सबसे पहले समझते हैं। भूपृष्ठीय जल का मतलब देखो, भू का मतलब धरती, और पृष्ठ का मतलब उसकी ऊपरी सतह से। यानी धरती के ऊपरी सतह से में जो जल प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूपृष्ठीय जल। जैसे नदी का जल हो गया, कुआं का जल हो गया, ये सब कौन सा जल है? भूपृष्ठीय जल है। भूपृष्ठीय जल सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होते हैं पता है? वर्षा से। वर्षा होती है तो धरती की सतह पर रहती है, ठीक है ना। और वही वर्षा क्या होता है, जब बहुत ज्यादा तेज धूप उगती है, मतलब घाम उगती है, तो उसी वर्षा जल का कौन सा जल बनता है मालूम है? वायुमंडलीय जल बनता है। वही क्या होता है? वाष्पन होता है। अब वाष्पन होने के बाद वो कौन सा जल बनेगा? तो वायुमंडलीय जल बनता है। और उसी वर्षा का अधिकांश जल समुद्र में भी चला जाता है, समझ में। तो वर्षा जल हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए वर्षा जल का संचयन व्यवस्था इकट्ठा करने की प्रबंधन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो भूपृष्ठीय जल का मतलब होता है जो पृष्ठ पर पाई जाती है जल। और दूसरा भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब जो धरती के अंदर से निकाली जाती है उसे क्या बोलते हैं? भूमिगत जल। जैसे कलकूप से, कुआं से ये जो जल निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। देखो भूमिगत जल का भी अगर स्रोत देखी जाए तो वर्षा ही होती है, क्योंकि जब वर्षा होती है तो वर्षा के पानी क्या होता है ना कि धरती के जो छिद्र होते हैं, धरती में जो छिद्र है उसके माध्यम से धरती के अंदर चले जाते हैं, तो वो होते हैं भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर से निकाले जाते हैं। और वायुमंडलीय
जल का मतलब जल का ही क्या वाष्पन होगा तो वायुमंडलीय जल। अब महासागरीय जल वर्षा जल का ही अधिकांश भाग कहाँ चले जाते हैं, महासागर में चले जाते हैं। देखो महासागर की संख्या अधिक है, मतलब महासागर अपने पृथ्वी पर महासागरीय जो जल है उसकी जनसंख्या अधिक है, इसी कारण से महासागरीय जल को जलधि भी कही जाती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी है जलधि किसको कहते हैं, नदी को, समुद्र को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया समुद्र मतलब महासागर को कही जाती है क्योंकि इसकी संख्या अधिक है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई हर तरह से अधिक है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज समझो, पृथ्वी पर अगर लवणीय जल की बात करते हैं, मतलब महासागरीय जल की बात करते हैं, 96.5% पृथ्वी पर लवणीय जल मतलब महासागरीय जल है, उसमें से सिर्फ 2.5% अलवणीय जल है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। उसमें से 3 नदियां आती है जो हमें जल प्रदान करती है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये सब नदियां हमें क्या करती है, जल प्रदान करने का काम करते हैं, उस सब को हम लोग जल प्रयोग करते हैं। यानी अगर महासागरीय जल पूछेगा कि पृथ्वी पर कितना उपस्थित है, 96 पॉइंट मतलब 96%। कई किताब में 96% में दिया रहता है, तो या तो 96 नहीं तो 96 मरना है, ठीक है। उसके बाद अलवणीय जल जिसका हम लोग उपयोग करते हैं वो सिर्फ 2.5% अपने पृथ्वी पर उपलब्ध है, ठीक है। तो ये जल स्रोत की जानकारी थी। अब जानते हैं जल संसाधन का वितरण क्या है। जल संसाधन का वितरण मतलब जल को कहाँ कहाँ डिवाइड कर जाती है, किस रूप में प्रयोग करी जाती है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखो बाबू, जल संसाधन का वितरण जानना है तो सबसे पहली बात चलिए, अधिक जल मतलब दक्षिण, मैंने बताया था कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी 3 भाग में ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध का मतलब क्या हो गया कि जल की सबसे अधिक मात्रा दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। इसी कारण से ये दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग जल गोलार्ध भी कहते हैं क्योंकि जल अधिक है तो जल गोलार्ध, ठीक है ना। लेकिन यही एक भाग सिर्फ उत्तर दिशा में पड़ता है, यहाँ पर कोई उतनी जल की मात्रा नहीं पाई जाती है, सिर्फ 2.5% ही जल की मात्रा पाई जाती है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। इस कारण से इसको स्थल गोलार्ध भी कही जाती है। तो वही बात है, अधिक जल कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, जिसके कारण से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जल की संख्या कम, जल में कमी है, जिसके कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, उसे स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। स्थल मतलब वहां पर जीवन बच सकता है, रह सकते हैं, पानी में कोई जगह घर बनाकर रह सकता है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि आदमी पानी में भी अपना घर बना के रह सकता है। समुद्र में देखिएगा, नाव लेके कई दिन समुद्र के अंदर रह जाता है लोग, कैसे भैया, वो अपना टेक्नोलॉजी के अनुसार काम कर चुका है, ठीक है ना। अब देखो महासागर की बात करते हैं, महासागर भी क्या करता है कि महासागर में भी देखो बहुत सारे मछलियां, जीव जंतु, पेड़ पौधे, खनिज कहाँ पाई जाती है, समुद्र के अंदर महासागर में पाई जाती है। देखो धरती के महासागर के अंदर से भी बहुत सारी चीजें निकाली जाती है, पेट्रोल से लेकर खनिज से लेकर ऐसे बहुत सारे पदार्थ है जो कहाँ से निकाली जाती है, समुद्र से निकाली जाती है। समुद्र में ही परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है। अगर सोचिए समुद्र नहीं होता, परमाणु बम का परीक्षण अगर ये स्थल पर किया जाता, स्थल गोलार्ध पर किया जाता तो पृथ्वी नष्ट हो जाती पूरी तरह से। लेकिन समझिए कि 4 भाग में से 3 भाग पर क्या है, सिर्फ जल ही जल है, जिसमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या मतलब 96.5% महासागरीय जल है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि महासागर में मछली, जीव जंतु, पेड़ पौधे, खनिज, ये सब पदार्थ कहाँ पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है। तो अगर महासागर का अंत हो जाएगा तो समझिए कि सारे जीव जंतु का बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम लोगों पर खतरा मंडराने लगेगा, ठीक है ना। अब देखो भारत की अगर बात करते हैं तो भारत की अगर टोटल आबादी देखते हैं, मतलब विश्व का टोटल आबादी, विश्व की तुलना में भारत की अगर जनसंख्या देखेंगे तो 16% है। मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या की अगर तुलना करते हैं भारत से तो भारत की जनसंख्या विश्व के लिए कितना परसेंट है, 16% है। लेकिन इन 16% जनसंख्या के लिए सोचिए मात्र 4% जल उपस्थित है। अब सोचिए कितनी बड़ी समस्या आ रही है, यानी विश्व का 16% जनसंख्या अपने भारत में है, लेकिन उस भारत के लिए मात्र 4% जल है। अब ये जल संकट की ओर हमें ले जाती है, इसलिए जल की सुरक्षा बढ़ती जानी चाहिए। उसके बाद अगर देखते हैं यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर समझिए भारत में अगर देखी जाए तो 4000 घन किलोमीटर वर्षा जल, ध्यान दीजिएगा, 4000 घन किलोमीटर भारत में वर्षा जल को इकट्ठा करी जाती है। और उसके बाद भूपृष्ठीय जल मतलब धरती से जो जल निकाली जाती है सालाना 1869 घन किलोमीटर लगभग समझिए कि भूपृष्ठीय जल का प्रयोग करी जाती है। अगर एक तरह से देखी जाए तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, बस इसको समझिए ध्यान से, सारी बात आपको समझ में चली आएगी। बस इतना कहने का मतलब है इस बात का कि जो भारत है ना, भारत देश में उसमें लगभग 4000 किलोमीटर क्यों मतलब घन किलोमीटर, यानी 4000 घन किलोमीटर वर्षा का जल उपयोग करी जाती है। और फिर 1869 घन किलोमीटर भूपृष्ठीय जल का प्रयोग कर ली जाती है, ठीक है ना। अब देखो इसमें से 2/3 भाग, अगर जल का 3 भाग हम लोग बांटते हैं, 3 भाग, ये मान लीजिए 3 भाग जल का है, 1 2 3, तो बोला कि इसमें से 2 भाग जो है ना पानी हमें नदी से प्राप्त होती है। 3 नदियों से प्राप्त होती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र।
किससे? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगर जल का 3 भाग हम लोग पीने वाले का लेकर चलते हैं तो उसका सिर्फ 2 भाग जल हमें कहां से प्राप्त होती है? नदियों से प्राप्त होती है। वो 3 नदियां कौन सा है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब देखो जल भंडारण की क्षमता अगर देखते हैं, जल भंडारण की क्षमता, तो यहाँ पर समझिएगा कि अभी जो जल भंडारण का मतलब क्या होता है कि जल को इकट्ठा करने की क्षमता। तो अभी वर्तमान में जल भंडारण करने की क्षमता 174 अरब घन मीटर थी। लेकिन आजादी से पहले, आजादी के बाद हम बोले कि आजादी के बाद अगर देखते हैं जल संग्रहण करने की जो व्यवस्था थी वो मात्र 18 अरब घन मीटर थी। यानी जब देश हम लोग का आजाद हुआ तो जल को इकट्ठा करने की जो क्षमता थी वो मात्र 18 अरब घन मीटर थी। लेकिन अभी वर्तमान में 174 अरब घन मीटर क्षमता पाई जाती है जल को इकट्ठा करने की। यानी अगर देखी जाए तो जल संग्रहण की व्यवस्था पर जरा जोर डाला गया है, जल को इकट्ठा करने के तकनीकों पर जोर डाला गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका कौन सा? जल वितरण, जल संसाधन का वितरण रहा कि जल किस किस भागों में बटा। तो मैंने बता दिया 3 भागों में ज्यादा जल पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी को हम लोग जल गोलार्ध भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उतनी जल नहीं पाई जाती है, जिसके कारण से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसके कारण से हम लोग स्थल गोलार्ध उसको बोलते हैं। महासागर में भी जल बहुत ज्यादा पाई जाती है। 96.5% महासागरीय जल अपने पृथ्वी पर विद्यमान है, लेकिन उसमें भी जीव जंतु बसने का काम करते हैं, जैसे मछली हो गया, पेड़ पौधे, खनिज हो गए। उसके बाद भारत की अगर विश्व से तुलना करता है तो 16% आबादी है, उसके लिए 4% मात्र जल उपलब्ध है। अगर रोज का रोज देखी जाए तो 4000 घन किलोमीटर ये आपका वर्षा से जल, और उसके बाद 1869 भूपृष्ठीय जल का प्रयोग करी जाती है। उसके बाद अगर 3 भाग हम लोग जल लेकर चलते हैं, 2 भागों में 3 नदियों से जल प्राप्त होती है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। जल भंडारण क्षमता अभी के वर्तमान में 174 अरब घन मीटर है, लेकिन जब देश आजाद हुआ था उस समय मात्र 18 अरब घन मीटर थी। यानी अब कहीं ना कहीं जल भंडारण की क्षमता बढ़ चुकी है। अब हमें पढ़ना जल संसाधन के उपयोग के बारे में जाना कि जल संसाधन का उपयोग क्या होता है। देखो भैया, जल संसाधन क्या? एक नवीकरणीय संसाधन है। इसलिए नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसको हम लोग खपत करने के बाद पुनः धरती से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं आज भी समस्या देखी जाती है कि किसी को जल पूरी मिलती है, किसी को जल नहीं मिल पाती है। मतलब जल भी एक जल संकट हमारे लिए बनकर रह गई है। बहुत सारे टाउन में जाएगा तो वहाँ पर जल बेची जाती है, जल खरीदना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है लोगों को जल के लिए। ठीक है, लेकिन कई गाँवों में, कई शहरों में जल बर्बाद करी जाती है। धुन एक बाल्टी नहाने के जगह पर 10 बाल्टी पानी नहाता है सब। तो ये समस्या बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अब देखो यहाँ समझते जल संसाधन के उपयोग। देखो वो हमारे देश की आबादी बढ़ते जा रही है। अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया है क्यों, अगर पूरे विश्व की हम लोग बात करते हैं, सबकी आबादी बढ़ते जा रही है। सारे देश की आबादी क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे जल वृद्धि की मांग बढ़ रही है कि जल चाहिए, यानी जल के उपयोग का माध्यम भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, जल के उपयोग की माध्यम बढ़ते जा रही है। यानी जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे जल का उपयोग भी क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। अब यहाँ पर समझिए 1951 में जब 1951 में जब आंकड़ा निकाला गया था उस समय प्रति व्यक्ति आय की जो जल की मात्रा थी, जल की आयतन थी, वो 5157 मीटर क्यूब थी। तो 1951 में जो जल के लिए आंकड़ा निकाला गया कि एक व्यक्ति कितना जल प्रयोग करता है, तो बाबू 1951 में जो आंकड़ा निकाला गया था उसमें प्रति व्यक्ति जल उपयोग करने वाला मनुष्य जो था 5157 घन मीटर था। 5100 मतलब 5177, 57 नहीं 77, 5157 घन मीटर था। इसके कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति जो जल उपयोग करता है लगभग साल भर के अंदर में, वो है 5177 घन मीटर है, या एक दिन का शायद ये आंकड़ा है। ठीक है ना, ये 1951 में निकाला गया था। सिर्फ मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, लेकिन वही आंकड़ा जब 2001 में निकाला गया तो मात्र 2829 घन मीटर हो गई। अब सोचिए, ध्यान से समझिएगा, जो 1951 में आंकड़ा निकाला गया कि एक व्यक्ति 5000 से ज्यादा क्या कर सकता है? जल का उपयोग कर रहा था, लेकिन 2001 में घटकर जल की संख्या कितनी आ गई? 2829 आ गई। अब वही 2025 जो आने वाला है उसमें अनुमान निकाला गया कि मात्र 1342 घन मीटर जल पर व्यक्ति रह जाएगी, यानी पर व्यक्ति इतना जल प्रयोग कर सकता है। अब सोचिए जल संकट की समस्या को जन्म दे रही है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जल संकट की समस्या को जन्म दे रही है। 1951 में 5000 से ज्यादा था, 2025 आते आते मात्र कितना हो गया? 1000 से 1200 रह जा रहा है जल का आंकड़ा पर व्यक्ति। इस कारण से जल को सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी हमारा पड़ता है। देखो जल क्या हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। नहाना धोना, देखो हर काम में जल प्रयोग करते हैं, नहाने से लेकर कोई भी आप काम करके देखिए। अगर कोई फैक्ट्री में सामान बनता है तो बिना जल के बनता है क्या? नहीं यार, जल बहुत महत्वपूर्ण है। जल के बिना जीवन नहीं है। आप सुने होंगे ना, जल ही जीवन है, इसलिए जल को सुरक्षित करना हमारा फर्ज बनता है। अब देखो, अब जल जो है ना, जल की बात करते हैं तो जल में क्या होता है कि जल के शरीर में जो जल के शरीर मतलब सॉरी जो हमारा शरीर है उसमें भी जल की मात्रा जानते हैं? आधा से अधिक मतलब 65% जल हमारे शरीर में पाई जाती है।
पेड़ पौधों में 65 से 99% सिर्फ जल ही जल पाया जाता है। तो बस इतना कहने का मतलब है बाबू कि जल की मात्राएं सबसे अधिक पाई जाती है हमारे शरीर में 65%, और उसके बाद पेड़ पौधों में भी जल की जो मात्राएं होती है 65 से 99% जल किसमें पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है। सोचिए जल कितना जरूरी है। अगर पेयजल की बात करते हैं, देखो और भी जल की हम लोग बात करते हैं, तो जल जो है ना, जल जो है घरेलू कार्यों में, उसको पीने के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए, सब माध्यम में जल का प्रयोग करी जाती है। जैसे बिजली उत्पन्न करना हो, चाहे पशुओं को पालना हो, चाहे मछलियों को पालना हो, चाहे जल क्रीड़ा मतलब तैरना हो, तो सारा काम किससे करना पड़ता है, हमें जल से ही करना पड़ता है। तो ये सब जल के क्या है, उपयोग है। जल के बिना हम कोई भी कार्य कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाबू, अब हम लोग समझते हैं अगला बहुउद्देशीय परियोजना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के लिए पड़ता है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, ध्यान से आप समझिएगा इस चीज को, ठीक है ना। देखो बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, आपको पता होगा। प्रथम प्रधानमंत्री बने तो इनका मेन फोकस रहा बांधों पर, कि जल जो बाढ़ आ रही है उसको कैसे रोकी जाए। बाढ़ की भीषिका को रोकने के लिए उन्होंने बांधों का निर्माण करने के लिए नदी घाटी परियोजना स्टार्ट करी। नदी घाटी परियोजना क्या थी, मैं आपको समझा रहा हूं। मतलब जहां ज्यादा बाढ़ आ रही है उस बाढ़ को रोकने के लिए नदियों तक क्या बनाना था, बांध बनाना था। इस कारण से उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो देश का बांध बन रही थी, बांध, उस बांध को भारत का मंदिर कहा था। पूछता भी है कि आधुनिक भारत का मंदिर बांध को किसने कहा, चाहे बांध को भारत का मंदिर किसने कहा, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे, ठीक है ना। तो जब देश आजाद हुआ उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तो बाबू उस समय उन्होंने देश के बांधों को क्या बोला था, मतलब भारत का मंदिर कहा था देश के बांधों को। उसके बाद उनका सबसे ज्यादा फोकस जो था ना, वो किस पर था, बांध निर्माण में था। यानी नदी घाटी परियोजना शुरू करी गई उस समय जब देश आजाद हुआ था। ये नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य था कि जलों को रोक कर अनेक कार्यों को करना। जैसे मान लीजिए बांध बना दिया गया तो जल यहाँ पर रुक जाएगा, अगर यहाँ बांध खड़ा कर दिएगा तो जल इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो जल हो रही है ना, इस जल का उपयोग सिंचाई में भी की जा सकती है। इस जल से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली भी उत्पादन कर सकते हैं। यानी अनेक कार्यों को करने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ जल रुक गया तो बगल में कंपनी बैठाया जाएगा जिसके कारण से उपयोग कर सकता है। तो अनेक कार्यों को करने के लिए नदी घाटी परियोजना लाई गई। इसी नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे उसके उद्देश्य थे। जो नदी घाटी परियोजना लाई गई थी देश आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसका मेन उद्देश्य था कि बहुत सारे कार्यों को संपन्न करना। मैंने बताया ना कि उसी से जल सिंचाई, उसी से बहुत सारी फैक्ट्री अपना काम कर लेती, उसी से अन्य भी काम हो सकता था। इसी उद्देश्य से लेकर क्या करेगी, उसी से बिजली भी उत्पादन की जा सकती थी। तो इसी सब उद्देश्य के लिए नदी घाटी जो परियोजनाएं थी उसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जल का उपयोग कई माध्यमों में करने के लिए जो नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी उसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अर्थात बहुत सारे उद्देश्य को लेकर एक परियोजना बनाई गई जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, देखो इसका उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य था समाज को विकसित करना, समाज को बाढ़ से बचाना। जो जल इकट्ठा किया जाएगा उससे खेत की सिंचाई करना, अनेक मतलब एक तरह से समाज को विकसित करना ही था किसका, बहुउद्देशीय परियोजना का। अब देखो इसके लिए बहुत सारा क्या हो गया, बांध भी बना दिया गया, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्ण रेखा, सोन परियोजना, ऐसे बहुत सारे परियोजना निकाल दिए गए, परियोजना लागू कर दिए गए, बहुत जगह बांध बन भी गई। अब ये सब एक एक हम लोग समझेंगे, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, क्या है, हीराकुंड का, इन सभी के बारे में लोग विस्तार से जानेंगे। बस इतना समझिए कि देश के विकास के लिए बहुउद्देशीय परियोजना लाई गई, उसके लिए काम भी स्टार्ट कर दिया गया, बहुत जगह बांध बना दी गई, जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, सोन परियोजना, ऐसे बहुत सारे बांध बना दिए गए। देखो लेकिन इसका बाद में क्या हुआ कि बाद में इसका विरोध होना शुरू हो गया। अब सोचेंगे भैया जो बांध बनाया गया वो सरकार एक समाज के विकास के लिए करी गई, बहुउद्देशीय परियोजना समाज के विकास के लिए लाएगा, लेकिन लोग इसका क्यों विरोध करना शुरू कर दिए, इसका हानि क्या था। देखिए अगर जल एक जगह इकट्ठा रहेगा तो जल प्रदूषण होगा, क्योंकि जल वहां से आगे नहीं बढ़ेगा। आप कोई भी चीज अगर ज्यादा दिन तक वहीं पर टिक जाता है तो सड़ने लगता है। देखिएगा अगर मान लीजिए आपके पास जल, देखिएगा 1 से 2 महीना लग जाता है आपके पास, तो वो क्या होता है, वो सड़ा हुआ पानी हो जाता है, उसमें आप घूम नहीं सकते, नहा नहीं सकते, पानी सड़ जाता है। तो एक जगह पानी इकट्ठा रहने से पानी सड़ जा रही थी। दूसरी बात है मछलियां जो थी ना, वो इस मान लीजिए यहाँ पर बांध बना देगा तो मछलियां यहाँ से आगे नहीं बढ़ जा रही थी, इसके कारण से अपना पूरी तरह से वो क्या कर रही है, संचालित नहीं कर पा रही थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि
बांध बनाने से जल जो रोक रही थी वो कभी काल बांध को ही तोड़ के भाग जा रही थी, जिसके कारण से भीषण बाढ़ आ रही थी। यानी बांध से बाढ़ की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही थी। और चौथी बात है, इस बांध की वजह से भूकंपन की समस्या भी बहुत अधिक बढ़ गई। कैसे सोचिएगा, ध्यान से समझिए, कैसे भूकंपन की मतलब भूकंप की समस्या बढ़ गई। जल अगर सारी धरती पर रहती तो बैलेंस बना कर रखती। देखो इस दुनिया में हर चीज बनाया गया तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने के लिए बनाया गया ना। अगर धरती का संतुलन बना है तो इसका मतलब इस पर सारी चीजें का संतुलन बना हुआ है। अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप कुछ लोग बोलता है कि धरती पर अच्छे लड़के, अच्छे आदमी और बुरे आदमी बहुत अधिक है, तो भैया ऐसी कोई बात नहीं है। धरती पर दोनों की जनसंख्या समान है, तबे तब पलड़ा बराबर है। जितने बुरे हैं उतने अच्छे भी होंगे, तो इनका पलड़ा बराबर है। लेकिन जिस दिन सोचिए अच्छे लोगों की संख्या ऊपर हो जाएगी, ये बुरे लोग अधिक हो जाएंगे, पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। लेकिन क्या ये संतुलन बैलेंस का हुआ है, बना हुआ है। बस इतना कहने का उद्देश्य है कि इसके बाद में लोग विरोध करना शुरू कर दिए। जो सरकार के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो बहुउद्देशीय परियोजना लाई गई उसका विरोध करना शुरू हो गया। और उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। ये कहां से? गुजरात से शुरू हुआ। ये क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर कानूनी ये संगठन एक तरह से था। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य था कि इसकी वजह से मछलियां बर्बाद हो रही है, गाँव में क्या हो रही है, गाँव में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। कैसे मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ इससे क्या क्या समस्या आती है। तो इसके लिए क्या हुआ, वहां के लोगों ने एनजीओ मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन, एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये गुजरात से शुरू किया गया और कहां से किया गया? गुजरात के सरदार सरोवर बांध के विरोध में लोगों ने ये सब काम शुरू किया, क्योंकि ये बांध की वजह से तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। 2007 में उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ भी आई थी बांध की वजह से। जो बहुउद्देशीय परियोजना थी भयंकर आई थी, जिससे बहुत ज्यादा जान माल की क्षति हुई थी। अब देखो ये बांध बनाने से कौन कौन सी समस्या आती है समझिए। भूकंप की समस्या आती है, प्रदूषण, जल इकट्ठा एक जगह रहेगा तो प्रदूषण होगा, बीमारियां। अगर सोचिए एक जगह जल है तो प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषित का मतलब कचरा एक तरह से हो जा रहा है। अब वही जल अगर बाढ़ की वजह से हमारे गांव में आ जाती है, खेतों में चली जाती है, तो प्रदूषण की समस्या है। यानी प्रदूषण का काम करेगी, अनेक बीमारियों का काम करेगी। आज जो फसल आएंगी ना उसमें कीटाणुओं का काम करेगा। आज देखिएगा बहुउद्देशीय परियोजना का यही फल है कि सारा फसल एकदम कीटाणु वाला, पहले ये सब फसल उत्पन्न नहीं हो रही। अब पहले और आज के फसल में धरती आकाश का अंतर पड़ गई है, ठीक है ना। यानी बीमारी या फसलों में बहुत से कीटाणु है, ये किसकी वजह से आ रही है? बहुउद्देशीय परियोजना की वजह से आ रही है। तो मुझे अनुमान है कि बहुउद्देशीय परियोजना आपको विस्तार समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं जल संकट। भैया ये जल संकट क्या है? देखो जल संकट क्या है, जलों का हम लोग ज्यादा दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, वो जल संकट है, ठीक है ना। देखो एक स्वीडन का वैज्ञानिक है, स्वीडन का वैज्ञानिक जिसका नाम है फाल्कन मार्क। ये फाल्कन मार्क बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, फाल्कन मार्क कहते हैं कि एक व्यक्ति को जल के लिए कम से कम रोज का रोज 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम अगर एक व्यक्ति को जल मिल रही है तो इसका मतलब वहां पर जल संकट आ चुकी है और जल की वजह से अब लोग मरना शुरू कर देंगे। ऐसा कौन बोलते हैं फाल्कन मार्क का एक वैज्ञानिक है स्वीडन के, वो बोलते हैं कि कम से कम रोज 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को। अगर इससे कम आ रही है जल तो समझिए, इससे कम अगर वहां पर जल उपलब्ध है एक व्यक्ति के लिए तो वहां पर जल संकट है। अब देखो आखिर जल की कमी की क्या कारण है? देखो यहाँ पर जल की कमी के कारण है अति शोषण। अति शोषण का मतलब ज्यादा उपयोग करना, हर कामों में धरती से जल निकालना। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री या बहुत सारी कंपनियां ये जो हर काम में जल का प्रयोग कर रही है, बहुत ज्यादा जल का प्रयोग कर रही है, तो क्या हो रही है? अति शोषण हो रही है। क्या हो रही है? अति शोषण और अति उपयोग। अति उपयोग का मतलब एक लोटा में काम चलन चाहिए तो एक बाल्टी में। हम गाँव के लोग क्या करते हैं पता है? जब नहाने बैठेंगे ना तो जब गर्मी का दिन होगा तो एक बाल्टी की जब 10 बाल्टी नहाते हैं। क्या करते हैं? जल का जियानी ना करते हैं बाबू। तो वही है कि अति उपयोग और समाज में जल का असमान वितरण। अब देखो समाज में भी जल बहुत तरह से बटा हुआ है। जैसे किसी किसी गांव में जाएगा तो वहां पर जल की बहुत कमी होती है, किसी किसी घर में कुआं तक नहीं है एंड ये कल तक नहीं है देखिए पानी पीने के लिए, दूसरे लोग जाते हैं पीने के लिए। तो कहने का मतलब है कि कोई कोई ऐसा वर्ग है जो धनी वर्ग है, धनी मनी वर्ग है, कुछ गरीब वर्ग है। तो धनी मनी वर्ग अपना हर व्यवस्था किया है, नलकूप से लेकर सब व्यवस्था लगा लिया है। और गरीब के पास वो भी नहीं है, तो जिसके पास कलकूप है वो जल ज्यादा प्रयोग करता है, और जो भैया जिसके पास कल नहीं है, नल नहीं है, वो जल का ज्यादा प्रयोग नहीं करता है। तो मतलब सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि समाज में दो वर्ग, हमारा समाज दो वर्गों में बटा है। एक आपका समझिए कि एक धनी वर्ग, एक आपका ये गरीब वर्ग, ठीक है ना। ऐसे समाज 3 भागों में बांटी जाती है, पूंजी वर्ग, मध्यम वर्ग, ये आपका गरीबी वर्ग, ठीक है ना। हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे, बस इतनी हम लोग बात करते हैं कि जल की कमी क्या समाज के वितरण पर भी निर्भर करती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जल का ज्यादा उपयोग करते हैं, साफ जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जल का बहुत कम उपयोग करते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी समस्या बढ़ती जनसंख्या। जल संकट आने का सबसे बड़ी कारण क्या है?
जनसंख्या वृद्धि है, मतलब बढ़ती जनसंख्या। कैसे सोचिए, हर इंसान जो है ना, मतलब एक से अगर सोचिए कितनी जनसंख्या बढ़ रही है भारत की, अपने इंडिया की बात करते जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, मतलब कह नहीं सकते हर आदमी 2 गो 4 गो 5 गो 6 गो 2 गो 4 गो 5 गो 6 गो, नहीं, हमें अपनी जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करनी होगी। हमें हम 2 हमारे 1 चाहे हम 2 हमारे 2, मतलब मान लीजिए कि हम और वाइफ है तो कम से कम आपकी संतान 1 से 2 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सब क्या बढ़ती जनसंख्या भी एक जल संकट को देती है। उसके बाद निजी कल, निजी कुएं, ये सब क्या करते हैं, धरती के जलस्तर को घटाती है। जैसे मान लीजिए कि जहां कुआं खोद दिया गया, उपयोग कर दिया गया, अब सोचिए वहां से जलस्तर घटेगा कि नहीं घटेगा। मतलब आप जब जल का प्रयोग कर रहे हैं, पूरा अनाधून कर रहे हैं, तो जल की स्तर क्या हो रही है, लो हो रही है, घट रही है। इस कारण से जल के अधिशोषण, अतिशोषण, अति उपयोग, समाज में जो जल का उपयोग कर जाती है, सब पर कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी क्या करती है, अति जल उपयोग करती है, बहुत ज्यादा जल का उपयोग करते हैं, इसके कारण से जल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। भारत की बात करते हैं तो भारत में कम से कम 22% जल से बिजली उत्पन्न करी जाती है आज भी, समझिएगा। अभी कोयले से बिजली उत्पन्न करी जाती है, लेकिन फिर भी 22% जल से उत्पन्न करी जाती है बिजली, ठीक है। उसके बाद देखो बहुत सारी नदियां क्या हो रही है, प्रदूषित हो चुकी है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो क्या कर रही है, जो कर क्या रही है कि अपना फैक्ट्रियों का जितना कचरा होता है लेकर नदियों में डलवा देती है, और वो सब कचरा पूरी नदी को क्या कर दी है, प्रदूषित कर दी है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं कानपुर, ये कानपुर में क्या 180 चमड़े का कारखाना है, 180 को चमड़े का कारखाना है, जिसमें से 58 लाख जो कचराएं हैं ना, एक बार में गंगा नदी में डाल दी जाती है। अब बताइए भैया गंगा नदी का दशा कैसे होगा। 180 कंपनियां हैं कानपुर में, चमड़ा का कारखाना है, वो 58 लाख से ज्यादा क्या करती है, कचरा उठा के गंगा नदी में डाल देती है। अब बताइए वो नदी प्रदूषित होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो इस सब पर भी हमें रोक लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो जल संकट आप समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता है, यानी जल को कैसे हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं और कैसे हम लोग इसका प्रबंधन कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, इस बात पर हम लोग जोर डालते हैं। देखो बाबू, अगर मैं आपको सिंपली समझाना चाहूँ, देखो 1987 में राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई। कब? 1987 में राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई। अब इसमें क्या हो गया कि बाद में 2002 में इसका संशोधन कर दिया गया और इसको बना दिया गया राष्ट्रीय जल नीति 2002। यानी 1987 में जो नीति लाई गई थी के लिए, उसको बना दिया गया राष्ट्रीय जल नीति 2002। इसके अंतर्गत क्या थी कि जो भूमिगत जल है उसको हम लोग क्या करना, बढ़ाना। मतलब उसका उद्देश्य था कि जल के स्तर को बरकरार रखना, बस इतना रखिए कि जल संकट को नहीं आने देना। जो 2002 में राष्ट्रीय जल नीति लाई गई, उसका मेन उद्देश्य था जल के लेवल को कम नहीं होने देना है, बल्कि जल संकट को क्या करना, हमें दूर करना है। अब कैसे करना है, इसके लिए पहली बात समझिए, भूमिगत जल की पुनरापूर्ति। भूमिगत जल की पुनरापूर्ति का मतलब क्या होगा, भूमि के जल को फिर से हमें क्या करना होगा, उसके लेवल को बढ़ाना होगा। वो कैसे, तो वर्षा जल के द्वारा। वर्षा जल के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, तो बाबू हम लोग जल संग्रहण करके, जैसे राजस्थान में देखिएगा हर आदमी अपने घर पर क्या किया, जल संग्रहण की व्यवस्था बनाया है। कैसे, अपने छत को क्या किया, एकदम ढालदार बना दिया है। अब बीच में वो क्या करता है, सब पीछे से नल निकाल लेता है, सब पानी गिरने वाला, ताकि वो पानी क्या होता है, धरती के अंदर चली जाती है। तो हमें जल संग्रहण की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो भूमि के जल के लेवल को फिर से हमें बढ़ाना होगा। उसके बाद जल संभार व्यवस्था, जल को इकट्ठा करने की हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए और आज के तकनीकों के बारे में ज्ञान होनी चाहिए, तभी जाकर हम जल को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है ना बाबू। देखो राजस्थान जो पड़ता है ना, राजस्थान में जल संग्रहण की व्यवस्था मतलब सारे लोग समझिए अधिकतर वहां पर करते हैं। घरों पर क्या करते हैं, छतों पर ढलान बनाते हैं, पूरी तरह से घेरवा देते हैं, और उसके बाद उसके अड़िया पे कोना पर क्या करते हैं, नल निकाल देते हैं उसका, या तो वो जल को अपने पीने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, नहीं तो धरती के अंदर क्या करते हैं, पाइप को घुसवा देते हैं। वो फिर जल कहाँ चली जाएंगे, धरती के अंदर चली जाएंगी। इससे लेवल भी क्या होती है, बरकरार रहती है। तो बाबू जल संरक्षण हम लोग खुद कर सकते हैं। जल का अधिक उपयोग नहीं करें, जल को ज्यादा बर्बाद होने से बचाए। अगर कहीं भी जल ज्यादा बर्बाद होती है तो वहां पर आवाज उठाए, जल को सुरक्षित रखना जरूरी है। साथ में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो इतना कचरा फेंकती है हमारे नदियों में, उस सब पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। खासकर देखी जाए तो जो प्लास्टिक वाली चीज है ना, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। क्योंकि सोचिए हम लोग प्लास्टिक क्या करते हैं, धरती पर फेंक देते हैं, फेंकते कि नहीं। धरती पर हम लोग जो प्लास्टिक फेंक देते हैं बाबू, अब कभी कल सोचिए ध्यान से कि वो प्लास्टिक गलती है क्या, नहीं गलती है। अगर वर्षा जल आ रही है तो प्लास्टिक के नीचे, यानी प्लास्टिक के अंदर से वो धरती के अंदर जा नहीं सकती, यानी प्लास्टिक को छेद करके वो जा नहीं सकती है। यानी जो पानी का लेवल है ना, वो प्लास्टिक में ही रह जाएगा, धरती के अंदर नहीं जाएगी। तो ये प्लास्टिक पर भी रोक लगाने की आवश्यकता, तभी जाकर ये जो लेवल है ना जल का, ये बढ़ेगा, ठीक है ना। देखो तो ये राजस्थान में
संग्रहण व्यवस्था है तो जल हम लोग सुरक्षित अपने आप से कर सकते हैं, हमें इसकी ज्ञान होनी चाहिए और प्रबंधन की व्यवस्था में आनी चाहिए, जल को इकट्ठा कैसे करना है। तो इस तरह से मैंने आपको इतना समझा दिया। अब इसमें एक दो और टॉपिक है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं वर्षा जल संचयन क्या होती है और उसका पुनर्चक्रण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो वो वर्षा जल संचयन का मतलब क्या होता है, वर्षा के जल को इकट्ठा करना है, उसका उपयोग करना, मतलब वर्षा के जल को इकट्ठा कर लीजिए आप फिर उसको उपयोग करने के लायक बना लीजिए, वही कहलाता है पुनर्चक्रण। देखो सबसे पहली बात है वर्षा जल संग्रहण में जल को इकट्ठा कर जाती है और फिर उस जल को इकट्ठा करके इसके माध्यम से जल को हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए जल का जो लेवल घटते जा रही है, चाहे जल संकट की जो समस्याएं आते जा रही है उसको हम लोग रोक सकते हैं। कैसे? तो वर्षा जल का संचयन, वर्षा जल का ज्यादा उपयोग करके। अब सोचेंगे भैया वर्षा जल तो नमकीन लगता है, अरे भैया उसको उपयोग करने के लिए बहुत सारे माध्यम होते हैं। वर्षा जल संग्रहण जब व्यवस्था करिएगा आप तो आपको बहुत सारे मशीन लगाए जाते हैं जिसके माध्यम से जल आपका पीने लायक हो जाता है, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जल को इकट्ठा करके हम लोग जल की समस्या को खत्म कर सकते हैं। और ये ज्यादातर कहाँ देखी जाती है? राजस्थान में देखी जाती है कि छतों को ऐसे बना दी जाती है ताकि जल जो है ना एक जगह इकट्ठा किया जा सके। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी देखी जाती है कि बाढ़ जब आती है ना तो बाढ़ से जल बर्बाद नहीं हो उसके लिए बहुत सारा क्या करी जाती है, जल सिंचाई के लिए बहुत सारे नहरें निकाल दी जाती है। क्या करी जाती है? बहुत सारे नहरें निकाल दी जाती है और उसके माध्यम से जल खेती की सिंचाई करी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे ज्यादा बारिश अपने भारत में होती है, वो मेघालय के मोनसीन डाम और चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है, अधिक वर्षा। पूछेगा कि विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो भैया मेघालय के कहाँ? मोनसीन डाम और चेरापूंजी में होती है। यहाँ भी जल संग्रहण की व्यवस्था करेगी और उसी के माध्यम से लोग अपना क्या करते हैं, वो अपना जल इकट्ठा करते हैं, जल संकट की समस्या को दूर करते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है तो जल संग्रहण की व्यवस्था वहां पर है, वर्षा जल संग्रहण, ठीक है। और देखिए ये वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, इन सभी क्या होती है राज्यों में, इन सभी राज्यों में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी गई है। लेकिन अभी तक बिहार में ये व्यवस्था उतना उपलब्ध नहीं है। अब समझते हैं सोन परियोजना लाई गई। अब देखो नदियों का पानी का सही उपयोग करने के लिए बहुत सारे परियोजना बनाएगी। ये सोन परियोजना भी क्या थी? तो हमारी सबसे प्राचीनतम परियोजना थी। अंग्रेजी सरकार लगभग 1874 में सोन परियोजना को लाई थी, ठीक है ना। यानी बिहार में अगर देखी जाए तो कृषि उत्पादन करने के लिए यहाँ ब्रिटिश शासकों ने बहुत सारे परियोजना स्टार्ट किए, इसको हम बहुउद्देशीय परियोजना भी कह सकते हैं। 1968 में जब हम लोग का देश आजाद हुआ तो सोन परियोजना को ही एक बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से दिया गया। तो समझते हैं देखो तीन तरह का परियोजना अपने देश में बनाया गया, सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। इन तीनों परियोजना का एक ही अर्थ है, अलग अलग अर्थ नहीं होगा, तीनों का एक ही काम होगा। तो एक परियोजना को समझेंगे हम लोग ये काम खत्म हो जाएगा। चलिए पहले सोन परियोजना समझ लेते हैं। देखो वो सोन परियोजना क्या है? तो भारत की सबसे प्राचीनतम परियोजना, सबसे पुराना परियोजना है। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो अंग्रेज थे उनके द्वारा 1874 ईस्वी में लाई गई थी। उसका मेन उद्देश्य था अधिक से अधिक सिंचाई करके फसल का उत्पादन किया जा सके। और इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया? सोन परियोजना में उन्होंने नहर बनवाया और नहर इतना ज्यादा बनवाया कि एक नहर जो थी ना 3 लाख किलोमीटर हेक्टेयर भूमि की, 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। आज भी सोन परियोजना है। तो ये सोन परियोजना देखी जाए, अगर इस नहर की खासियत देखी जाए तो पूरब से जो नहर है ना वो पटना, गया और औरंगाबाद की सिंचाई कर देती है। आप पश्चिम दिशा से अगर देखेंगे तो भोजपुर, बक्सर, ऐसे अनेकों जिला है जो क्या करते हैं, सिंचाई करने का काम करती है सोन परियोजना। तो सोन परियोजना बनाने का मतलब था, बस एक ही उद्देश्य था कि बाबू अधिक से अधिक सिंचाई कर सके। जो चारों दिशा से निकाल दिया गया नहर, और ये चारों दिशा से नहर क्या करता है? खेती की सिंचाई करता है और सिंचाई के माध्यम से अधिक फसल बनाई जाती है। लगभग देखी जाए तो ये जो है ना, ये लगभग अगर देखी जाए तो 3 लाख हेक्टेयर भूमि की अकेले सिंचाई कर लेता है। इसी सोन परियोजना को 1968 में देखी जाए तो बहुउद्देशीय परियोजना का नाम दिया गया। और साथ में ये जो सोन परियोजना जहां पर लाई गई है उसके ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर एक क्षेत्र पड़ता है, एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है इंद्रानी नामक स्थान। क्या नाम है? इंद्रानी नामक स्थान। ये समझिए सूखाग्रस्त प्रदेश है। क्या ना? सोन परियोजना से 10 किलोमीटर की दूरी पर इंद्रानी नामक स्थान है जो एक सूखा प्रदेश है। इसको जो इंद्रानी नामक स्थान है ना, इसको बिहार का अगर देखी जाए तो चावल का कटोरा कही जाती है। पूछेगा किस स्थान को बिहार का चावल का कटोरा कहते हैं? तो भैया वो इंद्रानी नामक स्थान है। ये सूखाग्रस्त प्रदेश है। तो यहाँ पर इसके 10 किलोमीटर की दूरी पर क्या करेंगे? नहरों की भी व्यवस्था कराएगी ताकि ये जो सूखाग्रस्त प्रदेश है ये क्या हो जाए, फिर से हरा भरा हो जाए, यहाँ भी फसल की उत्पादन हो सके, ठीक है ना। और भी देखिए जाएगा सोन परियोजना का हम लोग प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने में करते हैं और भी अनेक कार्यों में इस परियोजना का प्रयोग करी जाती है। यहाँ जो भी गंडक परियोजना चाहे कोसी परियोजना है,
या गंडक परियोजना चाहे कोसी परियोजना है, इन सभी का मेन उद्देश्य यही होता है कि क्या कर सके कि बाढ़ उतना नहीं है और ज्यादा से ज्यादा कृषि का क्या कर सके हम लोग उत्पादन कर सके। ठीक है ना। देखो एक चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार करती है, ये कोसी पर करती है कि बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं, कोसी नदी को कहती है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का शोक किसको कहते हैं, तो भैया कोसी नदी को कहते हैं। इस तरह से आपका जो जल संसाधन का चैप्टर था एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करा दिया। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया ना तो किताब का क्वेश्चन आप खोलिए, अगर एक ऑब्जेक्टिव से लेकर 2 नंबरिया से लेकर 5 नंबरिया आपका क्वेश्चन बच जाएगा ना, अगर जिस तरीके से मैं समझाया हूं तो आप कमेंट करके बोलिए सर आपका पढ़ाना बेकार है, सारा क्वेश्चन बढ़ जाएगा। आप जाकर देखिए जिस टाइप से मैंने आपको समझाई है, जिस टाइप से मैंने आपको ये चैप्टर खत्म करवाई है, तो बस आपका एक ही काम बनता है, ध्यान से इसको पढ़े और इस वीडियो को हर जगह फैला दी जाए ताकि सारे बच्चे एक ही वीडियो में इस चैप्टर को पूरी तरह से क्लियर कर सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।